बच्चों हम पढ़ रहे कक्षा 9 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। आज भाग 5 में हम बच्चों हल करेंगे प्रश्नावली 5.1 के सभी सवाल। आपको हर एक सवाल को ध्यान से समझते हुए नोट करना है और बाद में बिना देखे बच्चों खुद से हल करना है। चलिए बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 में हमें कहा गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं हमें बताना है और अपने उत्तरों के लिए कारण भी बताना है। सबसे पहला जो कथन है बच्चों, इसे ध्यान से पढ़िए। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो अगर कोई बिंदु है आपके पास P, तो क्या इससे हम केवल एक ही रेखा की रचना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, इससे हम कई सारी रेखाएं खींच सकते हैं। देखो बिंदु P से होकर जाने वाली एक रेखा ये रही L, इसी तरीके से बिंदु P से होकर जाने वाली एक रेखा M ये रही। इसी तरीके से मैं और भी कई सारी रेखाएं खींच सकता हूँ जो बिंदु P से होकर जाएगी। इस तरीके से खींच दीजिएगा, बिंदु P से होकर जाने वाली कई सारी रेखाएं आप खींच सकते हैं। यहाँ मैंने आपको 3 रेखाएं खींच के दिखाई हैं। आप और भी खींच सकते हैं, जैसे ये वाली रेखा खींच सकते हैं। और भी कई सारी रेखाएं आप बिंदु P से होकर जाने वाली खींच सकते हैं। इसलिए इस कथन के लिए आप उत्तर में लिखेंगे बच्चों कि ये कथन क्या है, एकदम असत्य है, पूर्णतया असत्य है। इसका कारण क्या है? कारण है कि एक दिए गए बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। जबकि कथन में हमसे कहा गया है कि केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, इसलिए यह कथन क्या है बच्चों? असत्य है। अगला कथन देखिए फिर, 2 भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। अगर 2 बिंदु हैं हमारे पास अलग अलग स्थान पर, ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है, तो इनसे होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। ज़रा खींच के देखिए, हम केवल 2 बिंदुओं से एक ही रेखा खींच सकते हैं। ये रेखा ही खींच सकते हैं L, इसके अलावा और कोई रेखा नहीं खींची जा सकती 2 बिंदु P और Q से जाने वाली। तो इस कथन के उत्तर में भी हम लिखेंगे कि ये कथन क्या है? असत्य है, पूर्णतया असत्य है, कहीं कोई सत्य होने की गुंजाइश नहीं है। कारण क्या है? कारण में आप लिख देंगे 2 दिए गए बिंदुओं से होकर जाने वाली केवल एक ही रेखा होती है। केवल एक ही रेखा होती है। याद कीजिए, यूक्लिड की अभिधारणा 1 पर आधारित हमने एक अभिग्रहित पढ़ा था, अभिग्रहित 5.1। उसमें भी मैंने आपको बताया था कि अगर 2 दिए गए बिंदु हैं तो उनसे केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। फिर अगला कथन देखिए, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ये रही शांत रेखा, PQ की जगह इस बार आप ले लीजिए AB। तो क्या इसको दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ा सकता हूँ? बिल्कुल बढ़ा सकता हूँ। देखिए इस तरीके से इस तरफ बढ़ा लेंगे और इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं, इस तरफ भी ये बढ़ाई जा सकती है। तो उत्तर में आप लिख देंगे कि कथन क्या है? बिल्कुल सत्य है। और कारण क्या है? कारण में लिख दीजिएगा बच्चों, किसी शांत रेखा को हम
एक अशांत रेखा के भाग के रूप में मान सकते हैं तथा इस शांत रेखा को या कह दीजिए रेखाखंड को दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। यूक्लिड की कौन सी अभिधारणा थी बच्चों? ये अभिधारणा संख्या 3। उसमें भी आपने ये सीखा था कि अगर कोई रेखाखंड रेखा शांत है तो उसको दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। कारण यही है इस कथन को सत्य कहने का। अगला कथन देखिए, इसमें हमसे कहा गया है यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो इस कथन के उत्तर में आप लिख दीजिएगा कि ये कथन क्या है? सत्य है। और कारण में आप लिख दीजिएगा बराबर वस्तुओं के सभी संगत भाग बराबर होते हैं। बराबर वस्तुओं के सभी संगत भाग बराबर होते हैं। तो अगर दो वस्तुएं बराबर हैं तो उनकी सभी चीज़ें बराबर होती हैं। जैसे कि अगर दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी, उनके क्षेत्रफल बराबर होंगे, उनके परिमाप बराबर होंगे और उनके लिए सब चीज़ें बराबर होंगी बच्चों। उनके सारे संगत भाग बराबर होंगे। एक वृत्त का चित्र भी आप बना दीजिएगा अपने कारण के साथ। ठीक है, तो अगर दो वृत्त आप लेंगे बराबर के तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं क्या होंगी? बराबर होंगी। और एक वृत्त की भी बच्चों सारी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, ये बात भी हम जानते हैं। अगला कथन देखिए, कथन 5। आकृति 5.9 में इस आकृति में बच्चों यदि PQ बराबर है AB के या कह दीजिए AB बराबर है PQ के और PQ बराबर है XY के तो क्या AB बराबर XY होगा? आपको बताना है कि इन दोनों से हम लिख सकते हैं AB बराबर XY। तो ये बात सत्य है क्या? तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों कि ये बात भी क्या है? सत्य है। कथन 5 क्या है? सत्य है। कारण क्या है? कारण में लिख दीजिए यदि दो वस्तुएं किसी एक ही वस्तु के बराबर हो, यदि दो वस्तुएं किसी एक ही वस्तु के बराबर हो तो वे आपस में भी बराबर होती हैं। और इसकी चर्चा हमने यूक्लिड के एक अभिग्रहित में भी की थी। दो वस्तुएं हैं, एक है AB और एक है XY। दोनों किसके बराबर हैं? PQ के बराबर हैं, इसलिए ये आपस में भी बराबर होंगी। AB भी XY के बराबर होगा, इसीलिए हमने इस कथन को क्या कहा है? सत्य कहा है बच्चों। पांचों कथन आपको समझ में आ गए तो आपको प्रश्न संख्या 1 भी समझ में आ गई है बच्चों। इसमें अब आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आप प्रश्न संख्या 1 में दिए गए कथनों के लिए सत्य असत्य अब बता सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। देखिए प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। प्रश्न संख्या 2 में आपको कुछ पद दिए गए हैं, आपको प्रत्येक की परिभाषा देनी है।
क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? जब आप इन पदों को परिभाषित करेंगे, परिभाषा देंगे, तो क्या परिभाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको भी परिभाषित करने की आवश्यकता है? अगर है बच्चों तो वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? जब जिस शब्द की आप परिभाषा दे रहे हैं तो उसकी परिभाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको भी परिभाषित करने की आवश्यकता है, तो फिर उन शब्दों को आप कैसे परिभाषित करेंगे? प्रश्न संख्या 2 में आपसे पूछा गया है। देखिए प्रश्न संख्या 2 के भाग 1 में जो आपको पद दिया गया है वो है समांतर रेखा। तो आपको सबसे पहले तो परिभाषित करना है समांतर रेखाओं को, फिर अगर इसकी परिभाषा में कुछ ऐसे पद हैं जिनको परिभाषित करने की आवश्यकता है तो वो कौन से हैं, उनको आप कैसे परिभाषित करेंगे, ये आपको बताना है। तो देखते हैं सबसे पहले समांतर रेखाओं की परिभाषा। समांतर रेखाएं किसे कहेंगे? देखिए बच्चों, समांतर रेखाएं लिखेंगे दो रेखाएं परस्पर, दो रेखाएं परस्पर समांतर कहलाती है। दो रेखाएं परस्पर समांतर कहलाती है यदि प्रत्येक स्थान पर इनके मध्य की दूरी समान रहे। मध्य की दूरी समान रहे। आप सोचेंगे कि ये किस प्रकार की परिभाषा है, ये मध्य की दूरी क्या होती है? तो यहाँ इस परिभाषा को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि हमें एक और चीज़ को परिभाषित करने की ज़रूरत है, जो कि है रेखाओं के मध्य की दूरी। रेखाओं के मध्य की दूरी क्या होती है, हमें इस बात को भी परिभाषित करने की ज़रूरत है। जो बच्चों बचपन में आपने पढ़ी थी समांतर रेखाओं की परिभाषा, ऐसी दो रेखाएं जो आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं करती समांतर रेखाएं कहलाती हैं। वो छोटी क्लासों के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन जब हम बात करते हैं त्रिविम की, त्रिविमीय ज्यामिति की, 3D की जब बात करते हैं तो फिर उस परिभाषा को हम नहीं दे सकते। आप सोचिए कि ये एक रेखा है और फिर ये एक दूसरी रेखा है इस तरीके से, तो क्या ये रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं? मेरे दोनों हाथ एक दूसरे को काट नहीं रहे, लेकिन ये समांतर भी नहीं है। तो इस प्रकार की रेखाएं फिर आपको मिल सकती हैं 3D में। इसलिए आपको समांतर रेखाओं की परिभाषा इस प्रकार से देनी होगी कि दो रेखाएं परस्पर समांतर कहलाती हैं यदि प्रत्येक स्थान पर इनके मध्य की दूरी क्या रहे, समान रहे। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि मध्य की दूरी क्या होती है। पहले आप ये चित्र बना लीजिए समांतर रेखाओं का। ये दो रेखाएं क्या हैं? परस्पर समांतर हैं, L और M, क्योंकि प्रत्येक स्थान पर इनके मध्य की दूरी क्या है? समान है। ये देखिए अभी मध्य की दूरी ये D है, ये भी इनके मध्य की दूरी यहाँ पर भी D है, यहाँ पर भी इनके मध्य की दूरी D है। अब इसमें एक शब्द है परिभाषा में समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी। रेखाओं के मध्य की दूरी कैसे हम निकालते हैं, तो इस शब्द को परिभाषित करने की आवश्यकता है। प्रश्न संख्या 2 में आपसे पूछा भी यही है कि जिस पद की आप परिभाषा दे रहे हैं उसकी परिभाषा में क्या कोई ऐसा शब्द है जिसको भी परिभाषित करने की आवश्यकता है। तो अब देखिए दो रेखाओं के मध्य की दूरी को आप किस तरीके से परिभाषित करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर दो रेखाओं के मध्य की दूरी। लिखेंगे यदि L तथा M दो रेखाएं हैं, तब रेखा L के किसी बिंदु P से
P से रेखा M पर डाला गया लंब इनके मध्य की दूरी कहलाता है। अगर आपको दो रेखाओं के मध्य की दूरी निकालनी है, ये रेखा L है, ये रेखा M है, समांतर रेखाएं ले रहा हूँ बच्चों, चाहे से आप कैसी भी रेखाएं लो। अगर आपको इन दोनों के मध्य की दूरी निकालनी है तो जिस स्थान से आपको दूरी निकालनी है उस स्थान को कह दीजिए बिंदु P। मान लीजिए आप यहाँ से दूरी निकालना चाहते हैं तो ये तो हो गया बिंदु P। अब इस बिंदु P से आप क्या करेंगे, रेखा M पर लंब डालेंगे, 90 डिग्री का कोण वाली रेखा खींचेंगे। मान लीजिए ये Q पर मिला, PQ क्या है, लंबवत है M के, तो इस PQ को ही हम क्या कहेंगे, इन दोनों रेखाओं के मध्य की दूरी, अर्थात PQ की लंबाई ही हमारी अभिष्ट दूरी हो जाएगी। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 को कैसे हल करना है ये आपको समझ में आ गया। भाग 1 में आपको समांतर रेखाओं की परिभाषा देनी थी, उसके अंदर जो ऐसा शब्द आ गया जिसको भी परिभाषित करने की आवश्यकता थी तो आपने उसको भी परिभाषित किया। ठीक है, फिर देखिए अगला, अब आपको परिभाषित करना है लंब रेखाएं ये क्या होती हैं। तो देखिए लंबवत रेखाओं या लंब रेखाओं की परिभाषा, लंब रेखाएं किसे कहेंगे, लंब रेखाएं। तो देखो दो रेखाएं L तथा M परस्पर लंबवत या लंबवत रेखाएं या लंब रेखाएं कहलाती है यदि इनके मध्य का कोण समकोण हो। दो रेखाएं L और M को हम परस्पर लंबवत कब बोलते हैं, जब इन दोनों रेखाओं के मध्य का कोण कितना हो, समकोण के बराबर हो। ये देखिए ये रेखा है L और फिर ये एक अन्य रेखा है M, और इन दोनों के मध्य का कोण क्या है, समकोण के बराबर है, अर्थात 90 डिग्री का है। तो हम कहेंगे कि ये रेखा L जो है लंबवत है M के। ये जो उल्टे T जैसा चिन्ह दिख रहा है ये लंबवत का चिन्ह है, और ऐसे दो डंडे खींचते हैं तो वो चिन्ह किसका होता है, समांतर रेखाओं का चिन्ह होता है बच्चों, अच्छे से आप जानते हैं। अब ढूंढिए इस परिभाषा में कि क्या कोई ऐसा शब्द है जिसको भी आप और परिभाषित करना चाहेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें परिभाषित कर देना चाहिए कि समकोण क्या होता है। समकोण क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए आगे मैं परिभाषित कर रहा हूँ समकोण को परिभाषित कर देते हैं ताकि हमें परिभाषा अच्छे से समझ में आए। समकोण किसे कहेंगे, एक 90 डिग्री माप का कोण समकोण कहलाता है। समकोण कहलाता है 90 डिग्री माप का कोण क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। ये जो इस चिन्ह से दिखाते हैं, यहाँ पर ऐसा चिन्ह बना देते हैं 90 डिग्री के लिए। तो परिभाषा देनी है दिए गए पद की प्रश्न संख्या 2 में, उसमें से कोई शब्द अगर और परिभाषित करना चाहते हैं तो उसको कीजिए बच्चों, नहीं करना चाहते हैं तो आप नहीं भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि इसको परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है, लंबवत रेखाएं तो हमें ऐसे ही समझ में आ रही है, तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं बच्चों।
चलिए फिर अगला पद देखिए, रेखाखंड किसे कहते हैं? अपने आप में स्वयं परिभाषित है बच्चों रेखाखंड। रेखा का कोई खंड या रेखा का कोई भाग क्या कहलाता है? रेखाखंड कहलाता है। देखिए ध्यान से, रेखाखंड की परिभाषा, रेखा का कोई भाग, रेखा का कोई भाग या हिस्सा या पार्ट कह लीजिए, कोई भाग एक रेखाखंड कहलाता है। रेखाखंड कहलाता है यदि यह जो भाग है, यह भाग शांत रेखा हो, शांत हो, अर्थात इसके दो अंत बिंदु हो, अर्थात इसके दो अंत बिंदु हो, अंत बिंदु हो। रेखा का कोई भाग रेखाखंड कहलाता है यदि यह भाग क्या हो? शांत हो, अर्थात इसके कोई दो अंत बिंदु हो। तो हम इस भाग को, रेखा के इस भाग को हम कहते हैं रेखाखंड। ठीक है, रेखा का कोई खंड रेखाखंड होता है। यहाँ पर ऐसा कोई शब्द नहीं लग रहा जिसको अन्य आगे परिभाषित करने की जरूरत है। सारे शब्द हमें समझ में आते हैं बच्चों, सारे शब्द हमें आसानी से समझ में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? तो देखिए, वृत्त की त्रिज्या की परिभाषा, वृत्त की त्रिज्या को आप किस प्रकार से परिभाषित करेंगे बच्चों? देखिए, लिखेंगे वृत्त के केंद्र को, वृत्त के केंद्र को इसकी परिसीमा के किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ये इस प्रकार से एक वृत्त है और ये इसका केंद्र बिंदु है O। ये इसकी परिसीमा कहलाती है बच्चों बाउंड्री, और ये बाउंड्री का कोई बिंदु है P। तो इस बिंदु O को P से मिलाने वाला ये जो रेखाखंड है OP, इस OP को ही हम क्या बोलते हैं? वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। और इसको साधारणतया बच्चों हम किससे दिखाते हैं? R से दिखाते हैं। अब परिभाषा तो हमने दे दी वृत्त की त्रिज्या की। यहाँ पर हमें वृत्त को भी परिभाषित कर लेना चाहिए कि वास्तव में वृत्त क्या होता है। देखिए, आप सोच के देखिए, वृत्त की परिभाषा मैक्सिमम बच्चों के लिए वृत्त को परिभाषित करना क्या होता है बच्चों? कठिन होता है। लेकिन अभी मैं आपको एक ऐसी परिभाषा बताऊंगा वृत्त की, तो आप मानेंगे कि ये परिभाषा वृत्त की बिल्कुल सही है। इससे हमें वृत्त बहुत अच्छे से समझ में आता है। आपको लग रहा होगा कि वृत्त में इसका केंद्र है, वृत्त के अंदर इसका केंद्र है, लेकिन वृत्त तो बच्चों ये जो आपको ये जो लाइन दिख रही है, ये येलो वाली लाइन, ये जिसपे मैं उंगली चला रहा हूँ, इसी को बोलते हैं। ये इसके अंदर भी वृत्त नहीं है, बाहर भी वृत्त नहीं है। वृत्त क्या है? ये वक्र है जो आपको ये गोल गोल दिख रहा है। ठीक है ना। अब देखिए, वृत्त को परिभाषित करके देखते हैं। पहले इस परिभाषा में हमने वृत्त की त्रिज्या तो परिभाषित कर दी, लेकिन हमें वृत्त ही नहीं पता, तो वृत्त को भी परिभाषित कर देते हैं। देखो, वृत्त क्या होता है बच्चों? किसी निश्चित बिंदु से निश्चित
दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय, सभी बिंदुओं का समुच्चय वृत्त कहलाता है, वृत्त कहलाता है। देखिए, किसी निश्चित बिंदु से कहने का मतलब है ये निश्चित बिंदु हो गया O। अब इससे कोई निश्चित दूरी ले लीजिए R दूरी पर ये एक बिंदु हो गया P। जितने भी बिंदु R दूरी पर हैं ये भी R दूरी पर है, ये बिंदु भी R दूरी पर है, ये सारे बिंदु R दूरी पर हैं। बिंदु O से जो सारे बिंदु R दूरी पर हैं चारों तरफ इसके, उन सारे बिंदुओं को मिला लीजिए, उनका समुच्चय बना लीजिए, तो आपको मिल जाएगा एक वृत्त। क्या मिल जाएगा? वृत्त। फिर आप कहेंगे सर आप समुच्चय को भी परिभाषित कर दें, लेकिन बच्चों कुछ शब्द हमें अपरिभाषित ही छोड़ देने चाहिए, क्योंकि अगर हम हर एक शब्द को परिभाषित करने जाएंगे तो परिभाषाओं की एक लंबी श्रृंखला बन जाएगी। क्योंकि हर एक शब्द अगर हमें समझ में नहीं आएगा, अंतर्ज्ञान हम अपना नहीं लगाएंगे, तो फिर परिभाषा ही देते रह जाएंगे। ठीक है ना? तो हमें सिर्फ प्रश्न संख्या 2 में ये करना है, जो पद दिया गया है उसकी परिभाषा देनी है। उसके अंदर अगर आपको कोई शब्द लगता है कि इसको भी परिभाषित करने की आवश्यकता है तो उसको भी परिभाषित कर दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। ठीक है? अब फिर देखिए आगे, वर्ग किसे कहेंगे? देखिए बच्चों, वर्ग को परिभाषित करते हैं, लिखेंगे एक चतुर्भुज, एक चतुर्भुज वर्ग कहलाता है, वर्ग कहलाता है यदि पहला इसकी सभी भुजाएं, इसकी सभी भुजाएं लंबाई में समान हो, इसकी सभी भुजाएं लंबाई में समान हो। दूसरा, इसका प्रत्येक कोण समकोण हो, प्रत्येक कोण क्या हो? समकोण हो, अर्थात 90 डिग्री का हो, अर्थात 90 डिग्री का हो, वर्ग कहलाता है। देखिए, एक चतुर्भुज को हम वर्ग कहते हैं। कब कहते हैं वर्ग? जब इसकी सारी भुजाएं कैसी हों? बराबर लंबाई की हो। ये चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो, A, B, C, D, और ये चारों कोण कितने डिग्री के हों? 90 डिग्री के हों। तो बच्चों फिर ये जो आकृति आपके सामने है, ये जो चतुर्भुज आपके सामने है, इसे कहते हैं हम वर्ग। फिर देखिए यहाँ पर कोई शब्द है जिसको आप परिभाषित करना चाहेंगे? बिल्कुल, वर्ग को समझने के लिए आपको समझना होगा चतुर्भुज को। तो चतुर्भुज को भी परिभाषित कर दीजिए। चतुर्भुज, देखिए चतुर्भुज किसे कहेंगे? चतुर्भुज। वर्ग आपको तभी समझ में आएगा जब आपको चतुर्भुज समझ में आए। चतुर्भुज किसे कहते हैं? 4 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। 4 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। 4 रेखाखंड ले लीजिए, 1, 2, 3 और 4। ये P, Q, R, S आपके पास क्या हो गया? एक चतुर्भुज हो गया। अभी अगर ये ऐसा चतुर्भुज हो जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, चारों कोण 90 डिग्री के हों, तो फिर इस चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं बच्चों।
प्रश्न संख्या 2 में जो आपको 5 पद दिए गए थे, पांचों को आपने परिभाषित किया मेरे साथ, और उनमें अगर कोई शब्द हमें मिले जिनको और परिभाषित करने की आवश्यकता थी तो हमने उनको भी परिभाषित किया बच्चों। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 आपको अच्छे से समझ में आ गया। फिर देखते हैं आगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। नीचे दी हुई 2 अभिधारणाओं, अभिधारणा तो आप समझते हैं, कल्पना, ऐसे कथन जो सत्य या असत्य हो सकते हैं, पर विचार कीजिए। चलो ये 2 आपको अभिधारणाएं दी गई हैं, इन्हें हम ध्यान से पढ़ लेते हैं और इन पर विचार करते हैं। फिर हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं, उनके उत्तर भी देंगे। 2 भिन्न बिंदुओं A और B दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु C ऐसा विद्यमान है जो A और B के बीच स्थित होता है। अगर आपके पास 2 भिन्न बिंदु हैं A और B, तो एक बिंदु C ऐसा विद्यमान है जो इनके बीच में स्थित होता है। बिल्कुल ऐसा विद्यमान होता है, हमेशा होता है। अगर आपके पास एक बिंदु A है, एक बिंदु B है, तो बिंदु C आपके पास ऐसा ज़रूर होगा जो इनके बीच में होगा। बीचों बीच मैंने नहीं कहा है बच्चों, इनके बीच में होने का मतलब ये यहाँ A के नज़दीक और B के नज़दीक, किसी के भी नज़दीक हो सकता है। तो ये अभिधारणा सही है, 2 दिए गए बिंदुओं के बीच में एक बिंदु अवश्य होता है। फिर आपसे कहा गया है यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि एक सरल रेखा पर स्थित नहीं है। अब देखिए इसमें कोई 3 बिंदु ऐसे विद्यमान हैं क्या, जो कम से कम 3 ऐसे बिंदु A और B के बीच में अगर आप C लेंगे तो फिर यहाँ पर इन तीनों बिंदुओं को लें अगर, तो ये क्या एक ही सरल रेखा में नहीं है? बिल्कुल एक ही सरल रेखा में होंगे। तो अगर हम इन दोनों अभिधारणाओं पर विचार करें, A और B 2 दिए गए बिंदु हैं तो इनके बीच में एक बिंदु C अवश्य विद्यमान होता है। लेकिन यहाँ ऐसे कम से कम 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक ही रेखा पर स्थित नहीं हैं। तो ये कथन क्या है बच्चों? गलत है, ये अभिधारणा गलत है। यहाँ कम से कम 3 बिंदु तो ऐसे विद्यमान हैं ही जो कि एक सरल रेखा में है। फिर देखिए आपसे क्या पूछा गया है, क्या इन अभिधारणाओं में से कोई अपरिभाषित शब्द है? कोई ऐसा शब्द है जो अपरिभाषित है? ध्यान दीजिएगा, आपको पता नहीं है कि ये बीच में स्थित क्या होता है। बीच में स्थित होने का मतलब क्या है? दूसरी अभिधारणा में एक ही रेखा में स्थित होना क्या होता है? एक ही रेखा पर स्थित होना क्या होता है? ये हमें नहीं पता है। हालांकि हम जानते हैं क्योंकि हमने पहले ही पढ़ रखा है, लेकिन इन अभिधारणाओं के अंदर आपको नहीं परिभाषित करके बताया गया है। इसमें आपको सिर्फ ये कहा गया है एक A और B 2 भिन्न बिंदु दिए रहने पर 2 भिन्न बिंदु दिए गए हैं, तीसरा बिंदु C ऐसा विद्यमान है जो A और B के बीच स्थित होता है। तो यहाँ बीच स्थित होने का अर्थ हमें नहीं पता है, पहले बात। ठीक है, बिंदु किसे कहते हैं ये बात हमें नहीं पता। हालांकि हम जानते हैं बच्चों, मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए, हम जानते हैं कि ये जो अभिधारणा है सत्य है, ऐसा हम जानते हैं। लेकिन क्या अभिधारणा के अंदर ये चीज़ें स्पष्ट की गई है क्या? नहीं की गई है। इन दोनों अभिधारणाओं में कई ऐसे शब्द हैं जो हमारे को क्या हैं, परिभाषित करके नहीं बताए गए हैं। हालांकि हम उन्हें जानते हैं, ये अलग बात है। क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं? क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी होने का मतलब है क्या ये दोनों सत्य हैं क्या? ये हमेशा सत्य होंगी क्या? तो ये हमेशा सत्य नहीं होंगी, क्योंकि जब आप इन बिंदु C को अगर आप देखें, अगर C को कहीं और ले लें तो वो बीच में स्थित होना ज़रूरी नहीं है। देखिए ध्यान से समझिएगा मैं जो कह रहा हूँ। A और B अगर कोई 2 बिंदु हैं तो इनके बीच में एक बिंदु C विद्यमान होता है, हमें बात सही लगी, ठीक है। लेकिन क्या ज़रूरी है कि ये इनके बीच में ही विद्यमान हो? C तो बाहर भी हो सकता है। और आप इस दूसरी अवधारणा को समझिए, कम से कम 3 बिंदु ऐसे विद्यमान हैं जो एक ही सरल रेखा में नहीं है, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। 3 बिंदु एक ही सरल रेखा में विद्यमान भी हो सकते हैं। जिस दिन ये इसके ऊपर रहेगा, AB को मिलाने वाली रेखा के ऊपर ही रहेगा, तो ये इनके बीच में स्थित होगा।
ठीक है, तो ये अभिधारणाएं अविरोधी नहीं हैं, ये विरोधी हैं। इनमें कुछ चीज़ें बाकी हैं जो हमें बतानी चाहिए थी। क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है? नहीं, ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से तो प्राप्त नहीं होती है, अभिग्रहित से जरूर प्राप्त हो सकती है। कौन से अभिग्रहित से? जिसमें हमने कहा था कि दो दिए गए बिंदुओं से होकर जाने वाली एक ही रेखा होती है, अभिग्रहित 5.1। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। इस प्रश्न संख्या 3 के उत्तर में आपको क्या लिखना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको पूछा है क्या इन अभिधारणाओं में कोई शब्द अपरिभाषित है, तो इसके उत्तर में आप लिख देंगे, उत्तर 3 में आप लिख देंगे, पहले तो आप लिख देंगे दी गई दोनों अभिधारणाओं में कई शब्द अपरिभाषित है, जैसे बिंदु C का बिंदुओं A और B के मध्य स्थित होना। मध्य स्थित हैं कैसे कहेंगे? हमारे पास परिभाषा होनी चाहिए ना कि किस बिंदु को दो बिंदुओं के बीच का बिंदु कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे, है ना। तो हमारे को ये बात परिभाषित करके नहीं बताई गई है, इसीलिए मैंने लिखा इन अभिधारणाओं में कई शब्द ऐसे हैं जो कि अपरिभाषित हैं। क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं? तो लिखेंगे बिल्कुल नहीं, ये अभिधारणाएं विरोधी हैं। ये अभिधारणाएं क्या हैं? विरोधी हैं। ठीक है, फिर क्या ये अभिधारणाएं यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है? तो इसमें भी आप लिख देंगे नहीं। तो आपसे 3 सवाल पूछे गए थे, तीनों के उत्तर आप इस प्रकार से लिख देंगे। प्रश्न संख्या 3 अच्छे से समझ लीजिए बच्चों। फिर आगे देखिए प्रश्न संख्या 4। यदि दो बिंदुओं A और B के बीच एक बिंदु C ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC है, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AB है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 4 में आपको दिया गया है दो बिंदु A और B और इनके मध्य एक बिंदु C इस प्रकार से स्थित है कि AC किसके बराबर हो? BC के बराबर हो। तो हमें सिद्ध करना है AC बराबर 1/2 AB। और चित्र के माध्यम से इसको मैं स्पष्ट करूंगा बच्चों। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है में आप लिखिए A तथा B कोई दो बिंदु इस प्रकार हैं कि एक बिंदु C इनके बीच स्थित है तथा बच्चों AC बराबर क्या है? BC। इनके बीच स्थित है तथा AC किसके बराबर है? BC के। आकृति में समझिए, ये दो बिंदु हैं, एक तो बिंदु A है, ये रहा, एक बिंदु ये है B, और इनके बीच एक बिंदु इस तरीके से है C, इस तरीके से है कि ये AC और ये BC बराबर हैं। AC और BC क्या है? बराबर है। किन 3 बिंदुओं की बात कर रहा हूँ? यहाँ देखिए, ये बिंदु है A,
ये बिंदु है B और ये बिंदु है C। C इस तरीके से है, A की C से दूरी और B से C की दूरी क्या है, बराबर है। फिर इस प्रश्न में हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ध्यान से समझिए कि AC क्या है, आधा है AB का। AC क्या है, आधा है AB का। देखिए प्रूफ, देखिए बच्चों, प्रूफ को हिंदी में कहेंगे उपपत्ति। उपपत्ति देखिए आकृति से AC प्लस BC, ये AC और ये BC AB के समपाती हैं, दोनों मिलकर AB बना रही है ना। इसका मतलब ये AC प्लस BC बराबर AB होगा। फिर देखिए क्योंकि, लिखिएगा, क्योंकि AC बराबर है BC के, इसलिए मैं इसको लिख दूंगा AC प्लस BC की जगह भी AC और बराबर में AB। ये हो जाएगा 2AC बराबर AB और यहाँ से बच्चों AC बराबर आपको मिल जाएगा 1/2 AB। हैंस प्रूफ। तो ये जो AC है AB का क्या है, आधा है। अर्थात मैं ये कह सकता हूँ इस प्रश्न में बच्चों एक इम्पोर्टेंट बात है, C जो है AB को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ऐसा कोई बिंदु जो किसी रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांटता है, उस रेखाखंड का मध्य बिंदु कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, ये प्रश्न हल हो चुका है, जो बात मैं अब बताने जा रहा हूँ उसको समझिए। जैसे मान लीजिए ये कोई रेखाखंड है PQ और M एक ऐसा बिंदु है कि PM बराबर है MQ के, और अभी हमने सिद्ध किया ये होगा आधा किसका, PQ के आधे होंगे। ये PQ के आधे होंगे, भाई ये दोनों बराबर हैं और ये पूरी PQ के आधे होंगे। तो इस बिंदु M को हम कहते हैं रेखाखंड PQ का मध्य बिंदु। उल्टा भी याद रखिए बच्चों, अगर M मध्य बिंदु है तो ये होगा PM बराबर MQ बराबर हाफ ऑफ PQ। बात समझ में आ गई। चलिए अब अगले प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5। क्या कहा गया इसमें, प्रश्न 4 में, अच्छा प्रश्न 4 हमें याद है अभी A और B 2 बिंदु जिनके बीच में C इस तरीके से था कि AC बराबर BC, और C के लिए मैंने बोला कि C क्या है, मध्य बिंदु है। C रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको समझाया C क्या है, मध्य बिंदु होगा AB का, क्योंकि AC बराबर किसके है, BC के। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो इस प्रकार के प्रश्न जिसमें आपको ये सिद्ध करने के लिए कहा जाए कि एक और केवल मात्र एक ही ऐसा विद्यमान होता है, तो आप क्या कीजिए बच्चों, आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि चलो भाई 2 हैं, फिर आप देखेंगे कि वो दोनों क्या हैं, समपाती हैं। और अगर वो दोनों समपाती हैं तो 2 मानने का क्या अर्थ हुआ, जब वो दोनों बराबर हैं एक ही है, ठीक है ना। तो इसको भी हम समपाती वाले मेथड से ही करेंगे, समपाती सिद्ध करेंगे, तो अलग अलग मानेंगे और फिर देखना आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा और हल भी हो जाएगा। हल देखिए प्रश्न संख्या 5 का, यहां आपको दिया है, क्या दिया है, A तथा B कोई 2 बिंदु हैं, कोई 2 बिंदु हैं। A तथा B क्या हैं, कोई 2 बिंदु हैं, A और B, ठीक है। फिर इसमें हमें सिद्ध करना है, हमें इसमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि A तथा B को मिलाने वाले रेखाखंड AB का केवल और केवल
एक ही मध्य बिंदु है। रेखाखंड AB का केवल और केवल एक ही मध्य बिंदु है। ये ले लीजिए रेखाखंड AB। इसके लिए आपको सिद्ध करना है कि इसका केवल और केवल एक ही मध्य बिंदु है। तो थोड़ी देर के लिए मानिए कि ये M और ये N दोनों इसके क्या हैं, मध्य बिंदु है। M को भी मध्य बिंदु मान लीजिए, N को भी मध्य बिंदु मान लीजिए। और अब प्रूफ में लिखिए बच्चों, उपपत्ति में देखिए क्या लिखेंगे। उपपत्ति में लिखिए यदि संभव है तो माना कि रेखाखंड AB के दो भिन्न मध्य बिंदु M तथा N हैं। संभव हो तो मान लिया कि दो मध्य बिंदु है, एक तो है M और एक है N। अच्छा फिर क्या होगा, देखिए लिखेंगे क्योंकि M रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, अतः AM बराबर MB बराबर 1/2 AB होगा क्या। देखिए यहाँ पर ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये रेखाखंड AB है, M इसका मध्य बिंदु है, तो ये दोनों बराबर होंगे। और जैसा कि प्रश्न संख्या 4 में हमने सिद्ध किया, AM बराबर क्या होगा, 1/2 AB के बराबर होगा। ये बात मैंने लिखी, इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 1। फिर लिखिए पुनः वापस से N रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। N जो है रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, इसलिए AN बराबर NB बराबर 1/2 AB होगा। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 2। चित्र में भी समझ लीजिए, ये AB का मध्य बिंदु, अब की बार आपने N कहा तो ये दोनों बराबर होंगे, AB के आधे आधे होंगे। समीकरण 1 और 2 दोनों को ध्यान से देखिए बच्चों, लिख दीजिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से AM 1/2 AB के बराबर है, AN 1/2 AB के बराबर है, तो AM बराबर है AN के। अच्छा AM और AN बराबर होने का क्या मतलब है ये भी समझिए। चित्र में देखिएगा बच्चों, आप कह रहे हैं A से चलो M या A से चलो N, एक ही बात है। M तक चलो या N तक चलो, एक ही बात है। इसका मतलब ये MN तो कुछ भी नहीं है ना, MN की दूरी तो 0 हो गई, M जहाँ है वहीं N हो गया। और दो बिंदु अगर एक ही जगह पर है तो उन बिंदुओं को हम बोलते हैं संपाती बिंदु। तो क्योंकि AM AN के बराबर है इसलिए लिख दीजिएगा, इसका अर्थ तो हुआ M तथा N संपाती बिंदु हैं, संपाती बिंदु हैं। और अगर ये संपाती बिंदु हैं तो फिर बच्चों ये तो एक ही जगह हैं और एक ही मध्य बिंदु हो गया ना। इम्प्लाइज करके लिख दीजिएगा, रेखाखंड AB का केवल और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है, एक ही मध्य बिंदु होता है। हमने दो भिन्न बिंदु लेके चले
हम दो भिन्न बिंदु लेके चले M और N, बाद में पता चला कि वो तो संपाती निकले, तो आप दो भिन्न बिंदु लेंगे या 3 लेंगे, 4 लेंगे, कितने भी बिंदु लें, बाद में वो क्या हो जाएंगे, संपाती हो जाएंगे, एक ही जगह मिलेंगे, अर्थात एक ही मध्य बिंदु होगा बच्चों। प्रश्न संख्या 5 देखिए इस तरीके से हल करेंगे, दिया है, सिद्ध करना है। उपपत्ति में आप मानेंगे दो भिन्न बिंदु M तथा N मध्य बिंदु हैं, वहां से दो समीकरण मिलेंगे, दोनों समीकरणों से आपको मिल जाएगा कि M और N दोनों क्या हैं, संपाती हैं, अर्थात एक ही बिंदु है। इसलिए अगर कोई रेखाखंड है AB तो उसका केवल और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों फिर, प्रश्न संख्या 6, आकृति 5.10 में यदि AC किसके बराबर है, BD के। इस आकृति में देखिए A से लेकर C तक की दूरी, A से लेकर C तक की दूरी देखिए ये AC, और बराबर है BD के, ये बराबर है B से D तक के, BD के बराबर है। AC बराबर है BD के, तो सिद्ध कीजिए कि ये जो AB है वो इस CD के बराबर होगा। आइए बच्चों सिद्ध करते हैं, आसानी से सिद्ध हो जाएगा। सबसे पहले तो आप लिखिए जो दिया है उसे, दिया है में आप लिखेंगे आकृति 5.10 में हमें दिया गया है कि AC बराबर है BD के। सिद्ध करना है कि AB बराबर है CD के, AB बराबर है CD के। उपपत्ति देखिए, क्योंकि दो बराबरों में से बराबर घटाने पर प्राप्त शेषफल भी बराबर होते हैं। अतः ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये यूक्लिड का एक अभिग्रहित है कि अगर दो चीजें बराबर हैं, उनमें से आप बराबर को ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो जो आपको शेषफल मिलेगा वो भी बराबर होगा। अतः आपको पता है कि AC बराबर BD है, तो इन दोनों में से मैं ये जो कॉमन पार्ट है BC उसको हटा लेता हूँ, AC माइनस BC कर लेता हूँ, इधर भी BD माइनस BC कर लेता हूँ। AC में से, इस पूरी AC में से ये BC हटा लिया तो आपको मिल जाएगा AB, और इस पूरी BD में से इस BC को हटा लिया तो आपको मिल जाएगा CD। AB किसके बराबर, CD के बराबर। यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूफ। प्रश्न संख्या 6 खत्म। आपको समझ में आ गया ना? बिल्कुल, आप दोबारा इसको हल कीजिएगा, बिना देखे प्रयास कीजिएगा बच्चों। अगला देखिए फिर, प्रश्न संख्या 7, यूक्लिड की अभिग्रहितों की सूची में दिया हुआ अभिग्रहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। ध्यान दीजिए कि प्रश्न में 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है, तो दोनों की चर्चा मैं आपके साथ कर लेता हूँ। यूक्लिड के अभिग्रहितों की जो सूची हमने बनाई थी, जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दी गई है, उसमें 5वां अभिग्रहित क्या था बच्चों, जो पूर्ण होता है वो अपने अंश, अपने टुकड़े से हमेशा ज्यादा होता है। ये था 5वां अभिग्रहित। 5वीं अभिधारणा क्या थी कि अगर दो रेखाओं पर एक सीधी रेखा गिरती है तो जिस ओर अंतः कोणों का योग दो समकोणों अर्थात 180 डिग्री से कम होता है, उसी तरफ रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं। तो इस प्रश्न संख्या 7 में अभिग्रहित 5 की बात हो रही है, अर्थात बात हो रही है कि अभिग्रहित 5 में जो आपको बोला गया है कि एक पूरी चीज अपने टुकड़े से बड़ी होती है, इसको सर्वव्यापी क्यों माना जाता है, ये सर्वव्यापी सत्य क्यों है।
तो बच्चों इसको सर्वव्यापी सत्य इसलिए मानते हैं कि ये केवल मैथ्स में नहीं लागू होती है, दुनिया की हर एक चीज में, चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो या बड़ी से बड़ी चीज हो, सब में लगता है। जैसे कि अगर मैं सबसे छोटी चीज की बात करूं जो आप और मैं जानते हैं, एटम, परमाणु की बात करें तो परमाणु के कोई भी हिस्सा ले लीजिए, चाहे से वो प्रोटॉन ले लीजिए, इलेक्ट्रॉन ले लीजिए या न्यूट्रॉन ले लीजिए, ये एटम से छोटे ही तो होंगे। ये एटम खुद बहुत छोटा है और इसके हिस्से इसके और भी ज़्यादा छोटे होंगे। वो एटम पे भी लागू हो रही है ना अभिग्रहित 5। या फिर आप ले लीजिए, चलो महासागर ले लीजिए, महाद्वीप ले लीजिए। हम बात करें अगर एशिया महाद्वीप की, किसकी बात कर रहा हूँ, एशिया महाद्वीप की, और इसका कोई हिस्सा ले लेता हूं मैं भारत, हमारा भारत महान, ये ले लेता हूं। तो देखिए एशिया का हिस्सा है भारत। अब ये जो हिस्सा है भारत बड़ा है कि एशिया बड़ा है? बिल्कुल आप कहेंगे कि सर एशिया बड़ा है, और ये तो बिल्कुल सत्य बात है कि किसी भी चीज का टुकड़ा उस पूरी चीज से बड़ा हो ही नहीं सकता, पूरी चीज बड़ी होगी ही होगी। तो इसीलिए इस अभिग्रहित 5 को सर्वव्यापी सत्य माना जाता है। आप उत्तर में लिखेंगे क्या? ध्यान दीजिए, आप उत्तर में लिख देंगे, देखिए पहले तो आप लिखेंगे अभिग्रहित 5। अभिग्रहित 5 क्या है? पूर्ण सदैव अंश से बड़ा होता है। पूर्ण सदैव अंश से बड़ा होता है। इस अभिग्रहित को सर्वव्यापी सत्य माना जाता है क्योंकि ये न केवल गणित में बाकी अन्य सभी विषयों में या अन्य सभी वस्तुओं पर भी क्या होता है, लागू होता है। तो हम लिखेंगे क्योंकि उपरोक्त अभिग्रहित हर क्षेत्र में सत्य है, हर क्षेत्र में सत्य है। अतः जो हर क्षेत्र में सत्य होगा उसे तो सर्वव्यापी सत्य बोलेंगे ना, अतः इसे सर्वव्यापी सत्य बोला जाता है। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? सर्वव्यापी सत्य बोला जाता है। ये थी बच्चों प्रश्नावली 5.1 और इसके सारे सवाल हमने मिलकर हल किए, आपने मेरे साथ हल किए। अब आप क्या करेंगे, पुनः बिना देखे हल करने का प्रयास करेंगे। जहां आपको लैंग्वेज बनाने में, लिखने में तकलीफ होगी बच्चों, समझने में तो कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि इस एक्सरसाइज की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि बच्चे इसको समझते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं। तो जब आपको लिखने में तकलीफ हो तो आप मेरी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, आप अपनी बुक की लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, आप कहीं से देखकर उस लैंग्वेज को अपना सकते हैं, सीख सकते हैं बच्चों। जैसे ही आपको तकलीफ हो उत्तर लिखने में, आप वापस से वीडियो देखिए, सीखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप खुश रहेंगे, पढ़ेंगे बच्चों। धन्यवाद।